अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। विलियम वर्ड्सवर्थ के ऐसे अ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड के अंदर इन्होंने अपना कंसेप्शन ऑफ आइडियल क्रिटिक क्या दिया था, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं। यानी इनके अकॉर्डिंग एक क्रिटिक के अंदर कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अगर वो क्रिटिक बनना चाह रहा है। वर्ड आइडियल पे फोकस रखिएगा, क्योंकि आइडियल मीन्स दैट कि हर कोई वो चीज़ वो स्टेट अचीव करना चाहता है, वो परफेक्शन अचीव करना चाहता है, बट समहाउ नहीं भी कर पाते। सो इट इज़ कंसेप्शन ऑफ आइडियल क्रिटिक, यानी उनका आइडिया एक आइडियल क्रिटिक को लेके क्या था। सो लेट्स स्टार्ट इट टुगेदर। This is supposed to be a complete introduction for your overall long question. So, William Wordsworth did not explicitly outline a detailed conception of the ideal critique in a systematic manner. यानी कि इस टॉपिक के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल क्रिटिक का कंसेप्शन इस तरह से नहीं दिया, यानी सिस्टमैटिक मैनर में नहीं दिया। लाइक सिस्टमैटिक मैनर्स मीन लाइक बिल्कुल कोहेरेंट आइडियाज़ के साथ वन बाय वन यानी स्टेप बाय स्टेप इन्होंने आउटलाइन नहीं किया, बल्कि इसके अलावा हाउएवर हिज थॉट्स ऑन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म, यानी वो क्रिटिसिज्म को किस तरह से देखते थे और किस तरह से उनकी पोइट्री पे उनकी परसेप्शंस थी, ये भी उन्होंने डिस्कस किया है, पर्टिकुलरली एज एक्सप्रेस्ड इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1800 में लास्ट टाइम इसका सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ था। सो दैट मीन्स कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओवरऑल सिर्फ आइडियल क्रिटिक को सिस्टमैटिक मैनर में डिफाइन नहीं किया या उसका एक कंप्लीट आइडिया नहीं दिया, बल्कि ऑल्सो ही हैज़ मैंशनड हिज थॉट्स ऑन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म ऑल्सो इन हिज वर्क ऐसे दैट इज़ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। यानी कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक इन्होंने डिस्कस किए हैं। सो क्रिटिक वाला जो टॉपिक है ये हमारा इट इज़ वन ऑफ देम। सो प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द क्वालिटीज़ एंड पर्सपेक्टिव ही वैल्यूड इन एन आइडियल क्रिटिक, यानी इस स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर जो कि आइडियल क्रिटिक से रिलेटेड है, इसमें कौन सी ऐसी उन्होंने क्वालिटीज़ ऐसे उनके पर्सपेक्टिव जो उनको लगता है कि वैल्यूएबल हैं, यानी कि अगर किसी ने एक आइडियल क्रिटिक बनना है या कोई बंदा अगर आइडियल क्रिटिक है तो उसके अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए। सो हियर आर की एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसेप्शन। सो वन बाय वन हम हेडिंग टू हेडिंग लेके चलते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स थे। सो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास देखते हैं क्या है। So point number 1 is empathy and connection with common experience. Empathy means that for group of people आप जो एक अपने अंदर humbleness फील करते हैं दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की फीलिंग्स को विद कॉमन एक्सपीरियंस, यानी जो कॉमन मैन का एक्सपीरियंस है उसके साथ किस तरह से एक क्रिटिक को रिलेटेड होना चाहिए। लेट्स सी वर्ड्सवर्थ वैल्यूज़ अ क्रिटिक वो कैन एम्पथाइज विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी जो कॉमन मैन की प्रॉब्लम है, ऑर्डिनरी पीपल की प्रॉब्लम है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन सब के साथ जो क्रिटिक है वो उसकी एम्पथी होनी चाहिए उसके अंदर, यानी क्रिटिक को एम्पथाइज करना चाहिए उन सब के एक्सपीरियंसेस के साथ, यानी उस क्रिटिक को समझना चाहिए, लाइक अंडरस्टैंड करना चाहिए। एन आइडियल क्रिटिक अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, अब ये परसेप्शन सारा जो है वो वर्ड्सवर्थ का है, शुड शेयर इन द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ कॉमन इंडिविजुअल, यानी कि आइडियल क्रिटिक को अपना जो कोई भी काम है, कोई भी वर्क है, वो इस तरह से लाइक करना चाहिए जैसे वो फीलिंग्स और इमोशंस शेयर कर रहा है कॉमन इंडिविजुअल की, यानी कि जो लोगों की प्रॉब्लम है या लोगों की इमोशंस हैं ऑब्वियसली वो उनसे सिंपथाइज फील करवा रहा है या कर रहा है। दिस एम्फसिस ऑन रिलेटेबिलिटी इज़ इंटेग्रल टू हिज कंसेप्शन ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन। दैट मीन्स के ये वाला जो पॉइंट है, लाइक एम्पथी वाला जो पॉइंट है, दैट इज़ क्रूशल। इंटेग्रल मीन्स दैट क्रूशल टू हिज कंसेप्शन ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन, यानी इनकी जो पोइटिक एक्सप्रेशन की कंसेप्शन है, जो आइडिया है, उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा एम्फसिस हासिल है। सेकेंड नंबर पे पॉइंट हमारे पास आ जाता है अप्रिसिएशन फॉर नेचर एंड सिंपल प्लेयर, यानी कि अभी वैसे हम हेडिंग से ही समझ जाते हैं कि जो आइडियल क्रिटिक है वो अप्रिशिएट करे नेचर को और सिंपल प्लेयर्स को, यानी जो ब्यूटी ऑफ लिटिल थिंग्स है, लिटिल एक्सपीरियंसेस है, उन सबको। सो द आइडियल क्रिटिक इन वर्ड्सवर्थ व्यू वुड अप्रिशिएट पोइट्री दैट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, यानी ऐसी पोइट्री जो कि जिसकी इंस्पिरेशन जो है वो नेचर से ली गई है, यानी नेचर से इंस्पायर होके, नेचर के किसी भी फिनोमेना से इंस्पायर होके कोई पोइट्री अगर की गई है तो ऐसी पोइट्री क्रिटिक को डिस्कस करनी चाहिए। एंड कैप्चर्स द ब्यूटी फाउंड इन सिंपल एवरीडे लाइफ, और ऐसी ब्यूटी जो कि सिंपल
एवरीडे लाइफ में हमें उसके एक्सपीरियंसेस मिले भी। लाइक अगर डैफोडिल जिन्होंने लिखी थी वो कॉमन मैन का एक्सपीरियंस है, वो एक बिल्कुल कंट्री मैन है जो कि वो डैफोडिल्स को देख रहा है। सो वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट नेचर सर्व्स एज अ पावरफुल सोर्स ऑफ पोइटिक इंस्पिरेशन। अच्छा, वर्ड्सवर्थ का ये बिलीव था कि अगर किसी भी पोइट ने इंस्पायर होना है, लाइक व्हाट टू राइट, अगर वो सोच रहा है कि मुझे क्या लिखना चाहिए, तो नेचर एक ऐसी चीज़ है कि वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकता है, कि नेचर के हर एक पॉइंट में ही हमारे लिए मोटिवेशन है, हम उससे रिलेटेड बहुत सारे काम कर सकते हैं। एंड एन आइडियल क्रिटिक वुड अंडरस्टैंड एंड रेजोनेट विद दिस कनेक्शन। और आइडियल क्रिटिक को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, ये नेचर के साथ रेजोनेट करना चाहिए, यानी वो उसके साथ लिंक करे अपने जो अपना कोई भी वर्क अगर वो दे रहा है, उसका जो वर्क है वो नेचर से इंस्पायर्ड होना चाहिए, सिंपल प्लेयर्स को एक्सप्लेन करता हुआ होना चाहिए। सो ये सेकंड क्वालिटी थी जो वर्ड्सवर्थ अपने आइडियल क्रिटिक के अंदर देखना चाहते थे। थर्ड पॉइंट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की यहाँ पे बात होगी। वर्ड्सवर्थ रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन द पोइटिक प्रोसेस, यानी कि वर्ड्सवर्थ जो हैं वो किसी भी पोइटिक प्रोसेस में, यानी कि कोई भी पोइट्री है उसको लिखने के अंदर जितना भी प्रोसेस लगा है उसके अंदर वर्ड्सवर्थ ऐसा मानते हैं कि उनको इस चीज़ की वैल्यू पता है, या वो ये रियलाइज़ करते हैं कि इमेजिनेशन किस कदर इम्पॉर्टेंट है इस सारे प्रोसेस के अंदर। सो एन आइडियल क्रिटिक देयरफॉर वुड अप्रिशिएट द इमेजिनेटिव पावर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पोइट्री, यानी जब पोइट्री लिखी जा रही हो, सो जो हमारा आइडियल क्रिटिक है उसको पता होना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये इमेजिनेटिव पावर इसके पीछे कितनी ज़्यादा है, स्पेशली व्हेन इट रिफ्लेक्ट द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और ख़ास तौर पे तब जब हमारा जो प्रॉपर एक प्रोसेस है उसके अंदर प्रॉपर फ्लो है इमोशंस का, फीलिंग्स का। वर्ड्सवर्थ वैल्यूज़ क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन द पोइट्स एंगेजमेंट विद देयर सब्जेक्ट मैटर, यानी किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, फॉर एग्जांपल वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स लिखी तो उस सब्जेक्ट मैटर से किस तरह से उन्होंने क्रिएटिव स्टाइल अपनाया, लेकिन ओरिजिनलिटी भी है बिकॉज वो एक उनका रियल एक्सपीरियंस है। सो किस तरह से पोइट ने ये पूरी इंगेजमेंट करते हुए पोइट्री की। सो इनको लगता है कि एक आइडियल क्रिटिक के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको पता हो कि इमेजिनेशन की और क्रिएटिविटी की वैल्यू क्या है और इनका लिंक क्या है। फोर्थ पॉइंट इज़ रिजेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल डिक्शन। अच्छा जी, अब प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में पूरा डिक्शन वाला जो पॉइंट है उस पे भी इन्होंने पूरा अपना व्यू दिया है, और यही चीज़ वो जो पॉइंट बातें उन्होंने उसमें की हैं उसी बात को यहाँ पे भी उन्होंने एक क्रिटिक के अंदर भी ये क्वालिटी रखी है कि क्रिटिक को भी आर्टिफिशियल डिक्शन यूज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट it. The ideal critic according to Wordsworth would reject the use of artificial language and ornate diction, यानी selected language जो है वो प्योर इमोशंस को, रियल फीलिंग्स को, रियल एक्सपीरियंसेस को पोर्ट्रे करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ही एडवोकेट्स फॉर अ प्लेन एंड नेचुरल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन पोइट्री, यानी उनको लगता था कि बड़ी नेचुरल सी लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी अगर आप अपने पैशन से, यानी राइटिंग जो है, पोइट्री लिखना आपका पैशन है, और अगर आप कोई भी चीज़ पैशनेट होकर कर रहे होते हैं तो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके अपने अंदर से सेल्फ दे रही होती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल लैंग्वेज या कोई सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने पड़े या आप कोई फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करें, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट टू इट एज वेल। अच्छा जी, एन आइडियल क्रिटिक अप्रिशिएट्स पोइट्री दैट इम्प्लॉयज़ अ लैंग्वेज क्लोज टू ऑर्डिनरी स्पीच, यानी जो कॉमन मैन की बातें हों, नॉर्मल हम डेली लाइफ में इस तरह से जिस तरह बात करते हैं उस तरह की लैंग्वेज हो। अवॉइडिंग अननेसेसरी एम्बेलिशमेंट, यानी हमें बहुत ज़्यादा उसको एम्बेलिश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मुश्किल लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है जो इंसान को समझ ही ना आ सकें, या आपको उसके लिए कोई वोकैबलरी बैंक अपना बढ़ाना पड़े और आपको डिक्शनरी यूज़ करनी पड़े। क्योंकि हमारे पास जितनी भी वर्ड्सवर्थ की उनकी पोइम्स वगैरह हैं वो सारी काफ़ी इजी लैंग्वेज में होती हैं, कॉमन मैन के एक्सपीरियंस से ऑब्वियसली लिखी गई होती हैं और कॉमन लैंग्वेज यूज़ की गई होती है। सो वर्ड्सवर्थ अपने आइडियल क्रिटिक के अंदर भी यही क्वालिटी देखना चाहते थे कि आर्टिफिशियल डिक्शन वो कभी यूज़ ना करें। फिफ्थ पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग द मोरल एंड एथिकल डायमेंशन, यानी कि अब मोरालिटी और एथिकल चीज़ों पे भी आ गए, एथिक्स पे भी आ गए। सो वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट पोइट्री शुड हैव अ मोरल एंड एथिकल डायमेंशन, यानी कि जो पोइट्री है उसके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि वो एक कोई मोरल मैसेज पोर्ट्रे कर रही हो, एथिक्स उसके अंदर अच्छे से पोर्ट्रे हुई हो, क्योंकि पोइट्री जो है वो इंस्पायर करती है लोगों को टू डू मैनी थिंग्स। तो पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी हो, यानी कि जिससे लोग जो हैं वो एथिकल वर्क
वर्क्स करें, एंड एन आइडियल क्रिटिक वुड रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट दिस एस्पेक्ट, यानी उन्होंने यही कहा कि आइडियल क्रिटिक को चाहिए कि वो इसकी वैल्यू को भी समझें। वर्ड्सवर्थ एम्फेसिस ऑन द मोरल इन्फ्लुएंस ऑफ पोइट्री सजेस्ट दैट एन आइडियल क्रिटिक वुड अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ पोइट्री टू कन्वे एथिकल वैल्यूज एंड अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट, यानी कि इंसान की जो स्पिरिट है उसको बढ़ाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, एथिकल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए, मोरालिटी को बढ़ाने के लिए पोइट्री के अंदर जो है इस तरह की चीज़ें यूज़ होनी चाहिए कि वो ये सारे मैसेजेस हमें दें। और एक आइडियल क्रिटिक को पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर वो इसकी वैल्यू को समझते होंगे तो तभी वो ज़ाहिर राइटिंग्स के अंदर इस चीज़ को यूज़ भी करेंगे। सो पॉइंट हमारे ख़त्म हो गए और अब हम लोग जो हैं जी इसके कंक्लूजन की तरफ आ जाएं। सो वाइल वर्ड्सवर्थ कंसेप्शन ऑफ द आइडियल क्रिटिक इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली आउटलाइंड, दीज एलिमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटीज़ एंड पर्सपेक्टिव ही वैल्यूड इन द इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ पोइट्री, यानी कि बेशक उन्होंने एक्सप्लिसिटली आउटलाइन नहीं की आइडियल क्रिटिक को, लेकिन ये इस तरह के एलिमेंट्स उन्होंने दे दिए, इस तरह की क्वालिटीज़ हमें सेपरेट करके दे दी हैं कि हमें उससे समझ में आ जाता है कि उनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी, उनका पर्सपेक्टिव ऑफ पोइट्री क्या था, अलाइनिंग विद हिज ब्रॉडर फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स एज आर्कुलेटेड इन हिज प्रीफेसेस एंड एसेज, यानी कि इन्होंने अलाइन किया है अपने आइडियाज़ को, यानी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, यानी जो उनके फ़िलोसॉफिकल आइडियाज़ थे उन्होंने अपने अलग दूसरे प्रीफेसेस में और एसेस के अंदर भी इसको यूज़ किया है। सो हमारे ये 5 पॉइंट्स थे, इसका ये कंक्लूजन हो गया। तो ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन डन हो जाता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड का, जो कि आइडियल क्रिटिक वाला पॉइंट है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।